त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है और बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। और जैसे जैसे सरकार का समय और भी नजदीक आते जा रहा है, समय पूरा होने का नजदीक सामने आ रहा है, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, इससे पहले इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। शाम 5 बजे से शुरू ये कैबिनेट बैठक होगी और बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, ये अहम जानकारी मिल रही है। और ये भी बता दें कि क्लास 9 और 11 के संचालन पर फैसला संभव बताया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सत्यापन को लेकर चर्चा हो सकती है और कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, तो ये खबर आपको बता रहे हैं। और आज त्रिवेंद्र सरकार की जो अहम बैठक है, कैबिनेट की बैठक आज ये होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में तमाम जो मुद्दों पर चर्चा होगी और तमाम फैसले भी लिए जा सकते हैं, कुछ प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। 2022 चुनाव से पहले इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। संवाददाता अंकित काला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने बजे से शुरू हो जाएगी बैठक? देखिए दीपिका, शाम 5 बजे से मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी। पहले सचिवालय में सरकार ने इसको करने का निर्णय लिया था। इसमें करीब करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले उच्च विभाग से, उच्च शिक्षा विभाग से और इसके अलावा शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि जो 5वीं के बाद के स्कूल हैं, इसको चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। इसको लेकर के कैबिनेट में एक प्रस्ताव आ सकता है, संभवतः उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जो तमाम कॉलेजेस हैं उसको भी सरकार खोलने की योजना बना रही है। गैरसैंण में जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पर सरकार चाहती है कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित हो, तो संभवतः इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष आज रखा जा सकता है। तो इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये बैठक शुरू हो जाएगी, कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंकित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आगामी 5 फरवरी तक अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और बीजेपी अध्यक्ष फिलहाल प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 5 फरवरी तक अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं, रोक दिए हैं सभी दौरे और सारे कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने में सहयोग करेंगे और यही वजह है कि बंशीधर भगत ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, रोक लगा दी उन पर। बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों, जो मित्रगण हैं उनके और सभी के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दान करने की उन्होंने उन सभी से अपील भी की है। देहरादून से खबर है, बाल दिवस पर सृष्टि बन जाएंगी एक दिन की सीएम। और बता दें कि आपको बीएसएन कॉलेज से बीएससी कर रही है सृष्टि गोस्वामी, जो कि एक दिन के लिए सीएम बनाई जाएंगी। और बाल विधानसभा में हर 3 साल में सीएम का चयन होता है और इस बार की सीएम, एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी को बनाया जाएगा। 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे बाल विधानसभा लगेगी, जिसमें सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया जाएगा। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी और सीएम त्रिवेंद्र की जगह लेंगी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए। तो बीएससी की छात्रा सृष्टि गोस्वामी, जो कि एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। तो बाल दिवस पर सृष्टि गोस्वामी बनेंगी एक दिन की सीएम और बताया जा रहा है कि हर 3 साल में इस तरीके से ये फैसला लिया जाता है। त्रिवेंद्र सरकार की ओर से इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में करने का फैसला लिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिकारियों को गैरसैंण में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि गैरसैंण में सत्र की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 2 टीमें भी भेजी गई हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सत्र के दौरान कोविड की गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर गैरसैंण को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने गैरसैंण को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी के लिए गैरसैंण एक सिर्फ मुद्दा है जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया है, लेकिन सरकार गैरसैंण में एक दिन भी नहीं रुकी है। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं।
कांग्रेस सरकार के वक्त गैरसैंण में जो काम हुआ उसके बाद वहां पर बीजेपी ने बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी नहीं की है। और खबर देहरादून से है, जहां त्रिवेंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सचिवालय में अब जनता की एंट्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। पहले कोरोना की वजह से एंट्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश भी जारी कर दिया गया है और आम लोगों के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से 3 सितंबर को यहां पर सचिवालय में पाबंदी आने जाने पर बाहरी लोगों की लगा दी थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। यानी कि अब मीडिया कर्मियों के साथ आम आदमी भी यहां पर पहुंच सकेगा। जो पाबंदी लगाई गई थी उस पाबंदी को हटा दिया गया है। अहम फैसला त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कांग्रेस मिशन 2022 की रथ यात्रा निकालकर प्रदेश की हर विधानसभा में जनसंपर्क कर रही है, जिसके चलते कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर और काशीपुर में मिशन 2022 की रथ यात्रा का जोरदार आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रथ यात्रा में शामिल होकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। पीसीसीआई अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मिशन 2022 के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की उपलब्धियों और बीजेपी सरकार की दुराग्रही नीतियों के प्रति जनता को जागरूक करें, साथ ही जनता के बीच में रहकर कार्य करें। प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होकर जनभावनाओं की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की तरफ से ये कार्यकर्ताओं के लिए आह्वान किया गया है। राजधानी देहरादून की बदहाल सड़कों की मरम्मत न होने से नाराज कांग्रेसियों ने लोनिवी कार्यालय का घेराव किया और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी रोड स्थित लोनिवी कार्यालय में विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल को ज्ञापन भी सौंपा और इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने 31 जनवरी तक दून की क्षतिग्रस्त सड़कों और नालों को ठीक न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कहीं अगर समतल कर दो जाए, ये न्यू रोड को आप देख लो, दोनों सड़कें चलोगे आप कितने खड्डे 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 मरीज। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड का चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का मामला है ये, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छात्रवृत्ति के लाभार्थियों के एटीएम कार्ड का गलत सत्यापन करने का आरोप यहां लगा था और इसके बाद अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको ये बता दें कि बनबसा में देवभूमि विद्यापीठ खोलकर छात्रवृत्ति के नाम पर करीब 40 लाख रुपए हड़पने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी गिरफ्तारी हुई है छात्रवृत्ति मामले में और 2 अधिकारियों को, 2 बैंक के जो अधिकारी हैं जो कि आरोपी है, जो दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। उत्तराखंड का चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला है, जिस मामले में अब बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस ने 2 बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। कुंभ मेला प्रशासन ने महामंडलेश्वर नगर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ घाट के पास गंगा नदी के बीच में महामंडलेश्वर नगर बसाया जाएगा। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण कर इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानकारी ली है। वहीं इस स्थान पर रेत का एक खाली मैदान भी मिला, जहां पर सैंड आर्ट की संभावनाएं तराशी गई है। इस दौरान दीपक रावत ने बताया कि यहां पर थोड़े समय में ही महामंडलेश्वर नगर की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और यहां पर पानी की व्यवस्था पहले से ही है। बाकी थोड़ा झाड़ियां हटाने का काम है, वो भी 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तो यानी कि अब कुंभ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं रेत का खाली स्थान मिलने पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने सैंड आर्ट का कंपटीशन कराने की भी बात कही है। हरिद्वार कुंभ के लिए चलेंगी 200 नई बसें। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन चलाएगा 200 नई बसें
और हरिद्वार कुंभ को लेकर ये परिवहन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से 200 बसें चलाई जाएंगी। कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं को लेकर ये फैसला लिया गया है। घाट में चल रहे निगम को भी इससे फायदा होगा। हरिद्वार में 6 अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानियों का श्रद्धालुओं को ना सामना करना पड़े। इसके लिए 200 बसें चलाई जाएंगी। ये बड़ा फैसला लिया गया उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से। और कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी के चलते और घाटे में चल रहा जो निगम है उसको भी फायदा होगा। तो यहाँ पर हर मोर्चे पर ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ये फायदेमंद होगा, दिक्कतें उन्हें नहीं होंगी। पिछले 3 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे चिन्हित आंदोलनकारी ने अब राज्य और जिला प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिसके मद्देनजर पिछले 114 दिन से आंदोलन कर रही महिलाओं में से 2 महिलाएं जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर लगे पेड़ पे फिर से चढ़ गई। आंदोलन कर रही चिन्हित आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी जायज मांग को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को लगातार आंदोलन के माध्यम से अवगत करा रही है। इसके बावजूद भी ना तो सरकार उनकी सुध ले रही है और ना ही जिला प्रशासन, जिससे तंग आकर आज दूसरी बार उनके साथ की 2 महिलाओं द्वारा पेड़ में चढ़कर अपने आंदोलन को धार दी गई। वहीं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी ने इस मामले पे कहा है कि अगर सरकार ये नहीं मानती है उनकी मांगे तो आंदोलनकारी नहीं है, ये चिन्हित आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि इन्हें आंदोलनकारी कार्ड उपलब्ध क्यों कराया गया था। और अब अगर सरकार उन कार्ड को निरस्त करती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सवाल उठाए गए हैं। गंगा की गोद में बैठे उत्तराखंड की आवाम भी पानी के लिए परेशान है। सुनकर ताज्जुब होता है, लेकिन हकीकत यही है। सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्टाचारियों और लापरवाहों ने उत्तराखंड की जनता को पानी के लिए परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड की बड़ी बड़ी पेयजल योजनाओं को पलीता लगा दिया है, सरकारी खजाने को पानी की तरह बहा दिया है और प्यास बुझाने के नाम पर करोड़ों का खेल कर दिया है। हालत यह है कि कहीं करोड़ों रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल फेल हो गए हैं तो कहीं टैंकों में पानी तक नहीं है, जिसका खामियाजा बेबस जनता भुगत रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि में प्यास बुझाने के नाम पर जमकर हुआ खेल। कहीं टैंक में नहीं पानी तो कहीं करोड़ों के ट्यूबवेल फेल। करोड़ों की पेयजल योजनाओं का कर दिया गया बंटाधार। जनता बेहाल, खेल करके आराम से बैठ गए जिम्मेदार। उत्तराखंड में पेयजल योजनाएं लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ रही हैं। प्यास बुझाने के नाम पर जमकर खेल हुआ है। पेयजल निर्माण एजेंसियों में तालमेल ना होने के चलते सरकार के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए और परिणाम ढाक के 3 पार। हालात ये हैं कि कहीं करोड़ों रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल फेल हो गए तो कहीं टैंकों में पानी तक नहीं है, जिसका खामियाजा बेबस जनता भुगत रही है। जल निगम और जल संस्थान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहे हैं। जल परियोजनाओं में किस तरह खेल हुआ है, चलिए ये भी देख लीजिए। पौड़ी में 90 करोड़ रुपए की नानघाट योजना में हुआ खेल। 7 MLD पानी मिलना था, मिल रहा है सिर्फ 3.5 MLD। गंगोत्री विहार में अमृत योजना से 1 करोड़ रुपए में बना ट्यूबवेल खराब। जल निगम ने कराया था निर्माण, जल संस्थान पर फोड़ दिया ठीकरा। केनाल रोड और सहस्त्रधारा रोड के 10,000 लोग भुगत रहे खामियाजा। बीमा विहार में 1 करोड़ से ज्यादा लागत से बना टैंक और ट्यूबवेल फेल। ट्यूबवेल से 1700 LPM की जगह 100 LPM पानी ही मिल पाया। राजेंद्र नगर में ADB के बजट से बनाया ट्यूबवेल भी फेल हो गया। अफसरों की लापरवाही से अधर में लटका करजन रोड पर निर्माणाधीन ट्यूबवेल। 70% कम होने के बाद अफसरों को पता चला कि जमीन विवादित है। मामला उजागर होने के बाद सियासतदानों की बयानी तान छिड़ गया है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सत्ताधारी दल अपना राग अलाप रहा है, सरकार का बचाव कर रहा है।
करोड़ों की लागत से ट्यूबवेल्स जो लगाए गए हैं उनमें पानी नहीं है, या विवादास्पद ज़मीनों में वो लगे हुए हैं। 7 से 8 जिलों में तो सूखे की नौबत है बरसात कम होने की वजह से। अब आप 1 रुपये में नल दें चाहे आप 100 रुपये में नल दें, अगर उस नल में जल नहीं है तो फिर उस नल का काम क्या है, ये सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं शुरू करके सरकार अपनी मखौल उड़ाने का काम कर रही है। आज जो जल निगम और जल संस्थान के बीच में जो एक लड़ाई छिड़ी हुई है, ये नानघाट योजना जो पौड़ी में है, 90 करोड़ की योजना हाल में ही बनी है। 4 महीने में ही इसका जो ट्यूबवेल था वो खराब हो गया है। इतनी बड़ी योजना बनने के बावजूद भी आज लोग तरसते हैं पानी के लिए और त्राहिमाम पौड़ी में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर मुझे लगता है कि ट्यूबवेलों की संख्या हजारों में होगी। अब हजारों में संख्या होगी तो कोई तकनीकी रूप से अगर 2-3 ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जाओ, जहाँ मैदानी क्षेत्र में जाओ, जनता में अपार उत्साह है और जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे घर पर यहाँ पर नल लगाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके घर घर में पानी पहुँचाने का जो संकल्प हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, हमारे त्रिवेंद्र जी ने जो पूरे देश के अंदर 1 रुपये में कनेक्शन देने का निर्णय लिया है, इसकी सर्वथा जो है तो प्रशंसा हो रही है। साफ है कि कई जल परियोजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी देवभूमि की जनता पानी को तरस रही है। और ताज्जुब तो इस बात का है कि जिन जिम्मेदारों की देखरेख में ये निर्माण हुए, उन अफसरों और इंजीनियरों का बाल बांका भी ना हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेल करने वाले चैन से बैठे हैं और इसलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर कब होगी लापरवाहों पर कार्रवाई, कब कसा जाएगा दोषियों पर शिकंजा। देहरादून से किशोर रावत और चंद्रमोहन के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कोरोना की जांच दरें और भी ज्यादा सस्ती कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरें राज्य सरकार ने घटा दी हैं। प्राइवेट लैब और अस्पतालों के लिए अब नई दरें तत्काल लागू की गई है और निजी लैब में सैंपल देने पर RT-PCR जांच 900 की बजाय अब 500 रुपए में हो गई है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल में सैंपल भेजे जाने पर अब 850 रुपए की बजाय अब 400 रुपए देने होंगे जांच के लिए और निजी लैब में एंटीजन जांच की कीमत 719 रुपए से घटाकर 427 रुपए कर दी गई है। तो ये घटा दी गई है दरें जांच की, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अपनी करा सके, क्योंकि जो लोग सक्षम नहीं है जांच कराने में और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो कम से कम वो लोग लैब जाकर अपनी जांच, अपनी टेस्ट जरूर करा सके। और इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब कोरोना की जांच की दरें अब घटा दी गई हैं। और इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ अंकित काला संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अंकित, यहाँ पर जिस तरीके से दरें घटाई जा रही हैं, क्या लोग उसी तरीके से टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं लैब में? बिल्कुल, देखिए दीपिका, संभावना है और सरकार भी चाहती यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना का टेस्ट कराएं और इसमें आम जनमानस पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो दरें थी उसको काफी हद तक आधा कर दिया है जी। जो RT-PCR टेस्ट पहले 900 रुपए का होता था उसे 500 रुपए में कर दिया है। जो 850 रुपए का अगर अस्पताल से सैंपल भेजे जाते थे तो 850 रुपए तक मरीजों से वसूले जाते थे। तो वहां पर भी इसको कीमत को घटा करके मात्र 400 रुपए कर दिया। अगर आप निजी लैब में एंटीजन की टेस्ट की अगर आप जांच कराते हैं तो पहले करीब 720 रुपए लगते थे, तो उसमें भी 427 रुपए सरकार ने निर्धारित कर दिया है। और ये जो रेट हैं वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जो तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं या जो लैब्स हैं उनमें ये तत्काल जो आदेश है वो लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी उम्मीद है कि जो लोग हैं जो कोरोना की जांच से तो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं या उससे बच रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग टेस्ट कराएं, लेकिन उनकी जेब पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े। तो इस वजह से सरकार की तरफ से टेस्टिंग को लगातार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जो भी कोरोना की जांच के पिछले जो रेट थे वो अब घटा दी गए हैं। बहुत शुक्रिया अंकित, ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के आंकड़े पर अब ब्रेक लग गया है और 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 162 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब
95,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 95,354 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 283 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। तो एक टाइम वो था जब कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे थे और अब यही आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिए। तो अब 24 घंटे की बात करें तो 162 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूधली का हाल बेहाल है। स्कूल में छत न होने के कारण छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार शिक्षा विभाग को इस बारे में शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। आपको ये बता दें कि 2017 के जून महीने में तेज बारिश के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय दूधली की छत टूट गई थी, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर थे। लगातार स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से स्कूल की हालत और छत की मरम्मत कराने का आग्रह किया गया, लेकिन केवल आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। और टेरी से यह खबर है, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल की जा रही है। महाविद्यालय कर्मचारी उपनल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है और वेतन को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की गई है। तो हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। महाविद्यालय कर्मचारी उपनल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल की जा रही है और सरकार से वेतन की मांग की गई है। उपनल महासंघ जिंदाबाद तो उपनल कर्मचारियों को ये आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ये कर्मचारी। मांग सिर्फ एक है कि उनका वेतन दिया जाए और सरकार से वेतन की मांग की है। बाजपुर में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का डंडा चला है, जिसके चलते सीएमओ डॉक्टर जीएस पंचपाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पतालों पर छापेमारी की, जिसमें 2 अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध न होने पर उन्हें सील कर दिया गया। वहीं फर्जी अस्पतालों पर हुई कार्रवाई से क्षेत्र के बाकी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा।